ओके चलें बेटा दोबारा शुरू करता हूँ। आवाज आ रही मेरी अब? जी सर आ रही है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, द बैलेंस शीट ऑफ अ स्पार्क कंपनी शोज ओनर्स इक्विटी ऑफ ₹80,000। आपने सिंपल करना क्या है कि आपने ओनर्स इक्विटी के अंदर जाके उसको 80,000 लिख देना है। उसने बोला विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल एसेट। तो आपकी टोटल एसेट का ये 1/3 हिस्सा है। ये आवाज बेटा बंद करें, अपने माइक्स बंद करें। आपने सिंपली करना ये है कि अब आपने टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल एसेट्स क्या करें, 80,000 को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, तो वो आ गया 2,40,000। अब एसेट्स के नीचे लिखें 2,40,000, लाइबिलिटीज आपकी मिसिंग है और ऑनर इक्विटी है आपके पास 80,000। तो यहाँ से लाइबिलिटी निकाल सकते हैं बेटा? यस सर। क्या करेंगे? सिंपल इस 80,000 को दूसरी तरफ जाके माइनस कर दें 2,40,000 में से, तो बाकी जो 60,000 है, 1,60,000 कितना आ रहा है? यस सर, यही आंसर आ रहा है। 1,60,000 ही आ रहा है। यस सर जी, 1,60,000 जो है वो आपकी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें देना लाजमी है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी में से कोई सी भी दो चीजें आपको गिवन होंगी तो थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। तो तीसरी चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट देखिए बेटा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मून कंपनी हैज एसेट्स। अब उसने एसेट्स बताए हैं कि 2008 में उसके पास एसेट्स थे 2,30,000, जो कि इंक्रीज करके 3,20,000 हो गए। यानी 2008 में 2,30,000 थे, 2009 में कितने हो गए? 3,20,000 हो गए। अब मुझे बताएं कितने इंक्रीज हुए, इन दोनों को डिफरेंस ले लें। यानी 3,20,000 में से 2,30,000 माइनस करें तो जो डिफरेंस होगा वो आपका इंक्रीज है। कितना डिफरेंस आया? 90,000। 90,000 बिल्कुल। इसका मतलब आपने एसेट्स के नीचे लिख देना है बेटा 90,000। एसेट्स आपके पास आगे 90,000। अच्छा आगे देखें, ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, उसने बोला इसी पीरियड के अंदर लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 86,000। उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी आपको कि 86,000 से जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज में कितना आ जाएगा? 86,000। एसेट्स आगे 90,000, लाइबिलिटीज आगे 86,000। तो इक्विटी निकाल सकते हैं। कितनी आ रही है ऑनर इक्विटी? कैलकुलेट करके बताएं। सर 4,000। 4,000। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑनर्स इक्विटी होगी दैट इज 4,000। बेटा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको पेपर में भी आ सकती हैं एमसीक्यूज के तौर पे। तो नीचे आंसर्स दिए होंगे, आपने सिर्फ टिक करना होगा। अगर आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तो डेफिनेटली बेटा ऑनलाइन के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एमसीक्यूज बेस आएंगे। एमसीक्यूज बेस में इनके जो कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे छोटे छोटे से, जो आपको क्लियर होने चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे होगा, ये आपका इतनी आपकी एसेट्स हैं, इतनी आपकी लायबिलिटीज हैं, फलां चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बी पार्ट के अंदर आप क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि हमने 2,30,000 या 3,20,000 क्यों नहीं इस्तेमाल किया? सर जी ये दोबारा बता दें, सेकंड वाला दोबारा सुने बेटा। मून कंपनी वाला। जी मैं बता रहा हूँ। मून कंपनी हैज एसेट्स इन अमाउंट 2,30,000 इन 2008। 2008 के अंदर जो उस कंपनी के एसेट्स थे बेटा वो 2,30,000 थे, जो कि इंक्रीज करके कितने हो गए? 3,20,000 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिफरेंस आया, इन दोनों का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लें पहले कि 2008 में आपके पास 2,30,000 रुपया था, 2009 में 3,20,000 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस बना 90,000। इसका मतलब कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो 90,000 आ गए। तो आपने एसेट्स के नीचे लिख देना है 90,000। अच्छा तो आगे देखिए, ड्यूरिंग द सेम पीरियड लायबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 86,000। उसने बोला कि पूरे साल के अंदर जो लायबिलिटीज हैं वो भी 86,000 से इंक्रीज कर गई। तो आपने लायबिलिटी साइड पे जाके लिख देना है 86,000। तो एसेट्स 90,000 है, लायबिलिटीज 96,000 है। तो ऑनर इक्विटी निकाल लें, 90,000 में से 86,000 माइनस कर दें
इधर लाके, आपके पास जो 4000 है वो आपकी ऑनर इक्विटी आ जाएगी। अंडरस्टैंड ठीक है बेटा? सर। जी सर। ओके, थर्ड वन देखिए। थर्ड वन बेटा बिल्कुल फर्स्ट वन की तरह ही है। अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है द बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज लायबिलिटीज 50,000। तो आपने लायबिलिटी के नीचे जाकर लिख देना है 50,000। अब उसने बोला विच इज इक्वल टू 1/4 टोटल एसेट का 1/4 हिस्सा है, 4 चौथा हिस्सा है। तो क्या करेंगे, वहां तीसरा हिस्सा था ऊपर फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे उसने सर इसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई कर इसको देंगे। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो एसेट्स हैं वो 2 लाख आ जाएंगे। ऐसे ही है, यस सर। एसेट्स आ गए 2 लाख, लायबिलिटीज आ गई 50,000। अगेन बेटा आपने ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट करनी है। सर वो 1,50,000 आ जाएंगे। 1,50,000 जो है बेटा वो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जी। सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताया उसमें आप बता रहे थे कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि हमने हाँ, जो अमाउंट है एसेट्स की वो क्यों नहीं लिखी, तो प्लीज। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए बेटा जो अगला पार्ट था ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड लायबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज वाली वैल्यूज इस्तेमाल कर रहा है, वो दूसरी वैल्यूज इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, अगर उसने लायबिलिटीज भी आपको 2008 की दी होती है और 2009 की दी होती है अलग अलग, और फिर वो आपसे नीचे कह रहे हैं, देखिए आप उसने लिखा कंप्यूट द ऑनर इक्विटी एट 2009, 2009 की निकालनी है। तो ऊपर आपके पास 8 और 9 है, नीचे लायबिलिटी सिर्फ 9 की है, तो ऑनर इक्विटी भी सिर्फ 9 की निकालनी है। तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर से डिफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ, अगर वो आपको ये एसेट्स भी दोनों सालों के देता, लायबिलिटी भी दोनों सालों के देता, और फिर वो कहता कि 2008 की ऑनर इक्विटी निकाले, तो फिर आप 2008 का डाटा इस्तेमाल करते। अगर वो कहता 2009 की निकाले, फिर आप 2009 का डाटा इस्तेमाल करते। लेकिन अब उसने क्योंकि लायबिलिटीज आपको इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में दी है, तो पीछे भी हमें इंक्रीज और डिक्रीज ही निकालना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। समझ आ गई बेटा? जी सर। ये था बेटा हमारे पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमने किया। आप देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया था कि चैप्टर नंबर 2 जो है उसके आपने रिलेटेड जितनी भी काउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, तो आप लोगों ने डेफिनेटली इसमें किया होगा। अगर फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम थी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। आप इस क्वेश्चन को भी रीड कीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 जो आपको मैंने बुक सेंड की थी, उस बुक के एंड के ऊपर कुछ क्वेश्चन गिवन है। अगर आपको लगता है कि फलां ट्रांजैक्शन की हमें फलां क्वेश्चन की फलां ट्रांजैक्शन हमें पास करनी नहीं आई, आप उसको नोट कर लें, उसको लिख लें अपने पास। मैं यहाँ बुक आपके सामने ओपन करूंगा, वो ट्रांजैक्शन आपके सामने ओपन करूंगा, और फिर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे किसने किस किस टाइप पे रिकॉर्ड हो। क्योंकि अब यहाँ बैठ के आप सॉल्व तो नहीं कर सकते और मुझे आइडिया भी नहीं होगा कि मैं आपको कैसे सॉल्व करवाऊंगा। आप करें, फिर अगर आपसे नहीं होता आप मुझे बताएं कि सर पेज नंबर फलां पे फलां ट्रांजैक्शन जो है हमें पास करनी नहीं आई, तो मैं आपको उसके फिर सॉल्व करके बताऊंगा। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके जिम्मे। मैं वापस स्लाइड्स के ऊपर आ रहा हूँ जो हम डिस्कस कर रहे थे। जी बेटा यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। तो ये था बेटा बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप देखें तो हमने हर ट्रांजैक्शंस को 2 साइड पे रिकॉर्ड किया, एसेट्स लायबिलिटी साइड पे या लायबिलिटी ऑन द इक्विटी साइड के ऊपर, जितने भी हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखा। ओके, इसके बाद मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा बेटा जो हमारे मेन टॉपिक होंगे इसके बाद, ये वही लेक्चर था जो हम पहले तकरीबन पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही आप लोगों ने न्यूमेरिकल अपनी बुक्स अपने सामने रखनी है और अपने पास रजिस्टर लाजमी रखना है। जैसे जैसे मैं ट्रांजेक्शन बोलूंगा आपने उसको पास करके देखना है खुद से। अच्छा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा अकाउंटिंग के अंदर? कॉस्ट को जिस तरह मैं डबल एंट्री सिस्टम बताया था, ड्यूअल कॉन्सेप्ट बताया, अब इसी तरह एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने किसी एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, किसी भी एसेट को जब आपने लिखना है, तो आपने उसकी वो प्राइस लिखनी है जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा है। दोबारा सुने, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं, आपने उसको जब रिकॉर्ड करना है अपने जर्नल के अंदर या अपने पेपर के ऊपर लिखना है, तो आपने उसकी प्राइस वो प्राइस लिखनी है जो आपने पे की है।
चाहे मार्केट में वो चीज सस्ती हो, चाहे वो चीज मार्केट में महंगी हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल, ये लैपटॉप जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मार्केट में है 70,000 का, लेकिन मैंने खरीदा किसी से 50,000 का, तो मैं इसकी कॉस्ट 70,000 नहीं लिखूंगा, मैं कितनी लिखूंगा, मैं 50,000 ही लिखूंगा, क्योंकि मैंने 50,000 ही पे किया है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपने पे किया आपने वही लिखना है, उसके अलावा आपने अपनी तरफ से कम या ज्यादा नहीं लिखना। अगर बेटा आप ऐसा करेंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आपको आइडिया नहीं होगा कि आप प्रॉफिट में गए या आप लॉस में गए। एग्जाम्पल 1 देखें, एग्जाम्पल 1 जो लिखा हुआ उसमें, a land purchase for ₹5 lakh, आपने एक लैंड खरीदा 5 लाख का, which will be recorded 5 lakh even though market value may be lower, चाहे वो मार्केट में 4 लाख का था या वो मार्केट में 6 लाख का था, doesn't matter। हमने कितने पे किए, हमने 5 लाख पे किया, तो हम अपने अकाउंट के अंदर कितने लिखेंगे, हम अपने अकाउंट के अंदर उसका 5 लाख ही लिखेंगे, हम इससे कम भी नहीं लिखेंगे और इससे ज्यादा भी नहीं लिखेंगे। अंडरस्टैंड बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Anyone any confusion? Nothing? Okay. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखिएगा, मे पॉसिबली आपको इस तरह एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाएं। अगर मैं कहूँ जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ये प्राइस पे मैंने खरीदा, तो बताएं कि ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एमसीक्यूज बना के बताता हूँ। कहता हूँ बिल्डिंग परचेज फॉर ₹50,000 but the actual market price is 80,000. What we should record, 50,000 or 80,000? तो आपने जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आपको मिल सकते हैं। जी नामुल्ला साहब, आप हैंड रेज कर रहे हैं बेटा। सर हमारे एमएससी की क्लास अभी स्टार्ट है, बाद में होगी, हम तो अभी आए और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कौन सी कंसेप्ट चल रहे हैं कौन सा नहीं। तो आपकी जब क्लास थी तो आप लोगों को पता नहीं था मेरी क्लास 10 बजे, मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया था टाइम, मेरी क्लास तो खत्म हो गई बेटा। मैं सर आपने 11 बजे का बताया था बेटा, मैं ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप पढ़ते हो? यस सर, ग्रुप में 11 बजे बताया था आपने बेटा। ग्रुप चेक करते हो? तो मैंने रात को मैसेज किया था, आज मैसेज नहीं किया, मैंने कल का मैसेज किया हुआ क्लास कितने बजे है, और मैं कुछ 10-15 लोगों ने 11 बजे बताया। बेटा ग्रुप पढ़ो ना, 11 बजे आपने मैं बोल रहा हूँ ग्रुप की मैसेज। आपने बीएससी के ग्रुप में भी 10 बजे बताया होगा। अच्छा चलें, अब तो क्लास हो गई है। नेक्स्ट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको टाइमली ज्वाइन करें। ये जो मेरा लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो गया है, पहले सुन ले जो लोग लेट आए हैं। ये जो मेरा लेक्चर है बेटा ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। ये लेक्चर, ये माइक बंद करें ना अपने, ये जो लेक्चर है बेटा ये मेरा साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये जैसे ही इसकी आपकी क्या है इसका खत्म होगा लेक्चर, इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यूट्यूब के ऊपर। ये सारे का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा क्या मैंने पढ़ाया। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में आके सबसे पहले हमसे वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं वो रिपीट कर दूंगा, देन हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा लेक्चर एक दफा सारा, होपफुली आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में शुरू के 10-15 मिनट में आप लोगों को दूंगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो मुझसे पूछिएगा। अच्छा, आपकी टोटल स्ट्रेंथ बेटा कितनी है? 51 है? यस सर, बीएस की 51 है। 2 लोग मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं, 49 मेरे पास शो हो रहे हैं, अब 50 हो गए। 1% अब एब्सेंट है, वो कौन है? ऐसे ही मुझे बता देंगे मैं अटेंडेंस मार्क और सर ये एमएससी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बीएस वाले इकट्ठे हैं। इसमें तो एमएससी वाले भी हैं। एमएससी वाले? यस सर, एमएससी वाले भी आए हैं। वैसे तो बीएस वाले तो बहुत कम थे, एमएससी वालों ने अभी वो मतलब ज्वाइन किया है। नहीं, एमएससी के ग्रुप में तो मैंने इसको शेयर ही नहीं किया, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया हमें? सर जो आपने ग्रुप बनाया है ना, हमारा बीएससी और एमएस दोनों, वो सर हमारा लेक्चर 11 बजे था आपके साथ वाले दोनों है। एमएससी का लेक्चर तो बेटा 11 बजे है, 11 बजे मैं शुरू करूंगा ना। अभी सिर्फ मैं बीएस के साथ क्लास ले रहा हूँ। अभी जो एमएससी वाले हैं वो बेटा यहाँ से एग्जिट करें। फाइजा तारिक सर 9922 बस लास्ट वाले 2 डिजिट्स बोलते जाएं बेटा। 99 सीरीज ही आपकी। उसके बाद 22 में सर मोहम्मद अली 46 सर, 46, हाफिज मोहम्मद कामरान
जी बेटा हाफिज मोहम्मद कामरान 9931 31, आसिया जावेद 9935 35, जिनको मैंने बोलता जा रहा हूँ बेशक वो एग्जिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। रजिया 29 ओके, सुलेमान सलीम 8 चलें ऐसे करें, ओके ऐसे करें, इस तरह आप लोगों को शायद मेरी वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है। 1 बाय 1 आप अपना रोल नंबर बोलते जाए, मैं लिखता जा रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी बाद में मैच कर लूंगा मैं। 30 अब्रार हसन 30 जी बोलें 1 बाय 1। अब्रार हसन 30 जी अब्रार हसन ओके बस रोल नंबर बोलते जाए, मैं जिसका रोल नंबर कॉल कर रहा हूं उसका लिखा जा रहा है। 11 सर 11 32 32 27 27 04 34 4 49 sir 6 49 ये आगे और 04 04 हो गया, 01 भी हो गया, 34 34 भी हो गया, 54 54 54 yes ये sir हो गया बेटा, 37 सर 37 48 36 36 49 sir 26 49 26 13 51 18 sir 18 33 33 09 09 08 08 29 15 29 40 sir plus 44 44। 9940 बेटा याद रखिएगा, मैं ये नेम के साथ रोल नंबर मैच करूंगा, मैंने इसका प्रिंट स्क्रीन लिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अपने अपने रोल नंबर से बोलने हैं आपने। 41 जी बेटा नेक्स्ट 40 sir 9940 40 हो गया बेटा, आगे sir 24 24 भी हो गया, plus 08 08 भी हो गया, sir 41 41 भी हो गया, 51 51 भी हो गया, 38 sir 38 9903 सर 12 35 35 27 27 क्या बोला दोबारा बोलिएगा, सर 35 35 13 भी हो गया, 35 भी हो गया, 03 हो गए 03 भी हो गया सर बेटा, 15 37 हो गए जी 37 भी हो गया बेटा। 40 होगा सर बेटा दोबारा बोलेंगे मैं, वो दोबारा लिखा जाएगा, जब मैंने बोल दिया ना, जब मैं कॉल कर देता हूँ वापस, इसका मतलब मैंने लिख लिया है। अच्छा दूसरी बात ये, मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा, एक ये पता नहीं किसका क्या बीच में आया हुआ है, सर 16 मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा अभी आप लोगों की। अगर आपका किसी का एब्सेंट लग गया ना, फॉर एग्जांपल आप लोग थे लेकिन आपका एब्सेंट मार्क हो गया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे बता देंगे सर मैं था यहाँ पे तो लेकिन मेरा आपने एब्सेंट मार्क कर दिया, तो मैं चेक करके प्रिंट स्क्रीन के साथ तो मैं आपको उसकी जो है वो एडिट कर दूंगा, लेकिन आपने मुझे ये 1-2 दिन के अंदर अंदर बताना होगा, ठीक है। हो सकता है बाद दफा आप रोल नंबर कॉल कर रहे हैं, मुझसे नहीं लिखा गया, तो ये मे पॉसिबल गलती हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के अटेंडेंस के ऊपर कोई इफेक्ट है, ठीक है बेटा। सर 16 हो गया, फिर भी अगर रह जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, तो देन मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा। ओके सर ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।